प्रोग्राम शब्द संसार जिसमें शब्दों की महिमा, शब्दों की बातें, शब्द जो हमसे कहना चाहते हैं कुछ कहकर और कुछ चुप रहकर, वो सब आपके रूबरू होते हैं। आज मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। और आज शब्द संसार में कुछ खास बात है। खास है क्योंकि जिनसे बातचीत है वो भी खास है, उनके शब्द भी खास हैं। क्या है सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना, आपको रहना है आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के साथ। फिलहाल शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म है आए दिन बहार के। बहुत ही प्यारा गाना है और आपको भी बहुत पसंद आएगा। और उसके बाद जो है ना शब्द संसार में आगे, वो और भी पसंद आएगा। तो रहिएगा हमारे साथ ही। सुनो सजना पपीहने, सुनो सजना पपीहने, कहाँ सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना।
जी आप सुन रहे हैं शब्द संसार, और शब्द संसार में बहुत सारे शब्द हमारे पास हैं, लेकिन फिलहाल उन सब की बातें बाद में। आपको मिलवाते हैं एक खास बातचीत के माध्यम से पत्रकार और लेखक श्री पंकज शर्मा से, जिनसे बातचीत की है रश्मि कुकरेती और अभिनय श्रीवास्तव जी ने। तो ये जो खास बातचीत है इसे सुनिए और फिर आगे बात करेंगे। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का चैनल गोल्ड और आप हमें सुन पा रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों ये कार्यक्रम है शब्द संसार। अभिनय जी नमस्कार आपको। नमस्कार। और इस कार्यक्रम में आपके साथ यहाँ पर उपस्थित होकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। और हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी हैं। जी हाँ, उनका परिचय भी तो कराइए। जी हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ की बातें हमें यहीं कहते चलना चाहिए ताकि जाते वक्त सांसों पर कोई बोझ न रहे, और वो है पंकज शर्मा जी की बातें आप बताइए। वो कवि हैं, पत्रकार हैं, साहित्यकार हैं, किताबें लिख चुके हैं। चांद तुम गवाह रहना उनका गीत संग्रह है, और मुझसे मिलने आओगी क्या। लेकिन आज हम उन्हें मिलाने जा रहे हैं सबसे। नमस्कार, मेरा सौभाग्य कि आप सबसे यहाँ मिलना हुआ। आप लोग शायद इस चीज से बहुत यूज्ड टू होंगे, देखते रहते होंगे, आपके लिए बहुत आम बात है। लेकिन मैं दुनिया देख के ये कहता हूँ कि इस बिल्डिंग में आप लोगों के सामने बैठना मेरे जीवन की एक उपलब्धि है। मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे आमंत्रित किया और मैं यहाँ पर आया। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, बहुत सारी किताबें आपने लिख डाली हैं, रच डाली हैं, पत्रकारिता में भी बहुत समय बिताया है, और अब आपका ये कहानी संग्रह भी आ गया है जिसको जो मेरे हाथ में है, खिड़कियां नाम से जी। और मैंने इस पे कहानियां भी पढ़ी है, बहुत सुंदर कहानियां हैं। तो अपने सफर के बारे में बताइए, अपने पत्रकारिता जीवन के बारे में बताइए, और फिर ये जो बदलाव हुआ कि वहां से फिर पहुंचे शब्द संसार में वो कैसे हुआ। असल में ये एक यात्रा है जो कि ऐसा नहीं है कि अनजाने में हुई। मैंने अपने जीवन के पथ को खुद चुना। जब मैं छोटा था तो मुझे अक्सर ये कहा जाता था कि मेरे दादाजी जो बीमार रहे होंगे, मुझे उनका बहुत ज्यादा होश तो नहीं था, लेकिन मेरे पापा और मेरी दादी मुझे बताती थी कि उनकी छड़ी गिर जाती थी। तो मैं कहीं भी घर में होता था तो घुटनों के बल दौड़ के जाके उनको उनकी छड़ी देता था। तो वो हमेशा एक आशीर्वाद दिया करते थे कि एक दिन तुम्हारे हाथ में सोने की कलम हो। मैं उसका अर्थ नहीं जानता था, लेकिन मेरे दिमाग में कहीं पर वो चीज रखी रहती थी कि मैं कुछ ऐसा ही करूंगा जो कलम से संबंधित होगा। फिर बहुत सारी चीजें की जीवन में, लेकिन मेरा मन नहीं लगता था उनमें। अब से करीब 22 साल पहले पत्रकारिता के कोर्स भी इतना ज्यादा प्रचलन में नहीं थे। तो जब मुझे वो दिखाई दिया तो मैंने बरेली कॉलेज बरेली से उसमें एडमिशन लिया। मैं मूलतः वैसे बिसौली एक जगह है बदायूं में, वहां का हूँ। करते रहे, वहां से पढ़ाई लिखाई की तो दिमाग की खिड़कियां खुली, जो मेरी किताब का टाइटल भी है, खिड़कियां। तो बहुत सारी खिड़कियां खुली कि मुझे यहीं से एक ऐसा रास्ता पकड़ना है जो मेरे दादाजी के कथन को ठीक करेगा। आगे तय किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली इसके पहले कभी नहीं आया था। मैं दिल्ली आया, मेरे लिए बड़ा नया शहर था, लेकिन मैंने उस दिन पहली कविता अपनी ट्रेन में लिखी थी। वो थी कि एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूं, नहीं थकूंगा नहीं रुकूंगा, अपने घर पर कह आया हूं। इसी ख्वाब के बलबूते पर मैं इतिहास बनाऊंगा, एक जन्म कम पड़ा अगर तो बार बार फिर आऊंगा, चूमूंगा मंजिल एक दिन हर रास्ते को समझा आया हूं, एक ख्वाब की राह पकड़कर मीलों मील चला आया हूं। तो पंकज जी, क्या ये आपकी पहली कविता थी? जी सर, ये मेरी पहली कविता थी और मैंने इसको अपने जीवन का संविधान बना लिया। मुश्किलें बहुत आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, उपेक्षा, उपहास, विरोध, विजय, इन अवस्थाओं से होते हुए, लेकिन चूंकि अपनी ही कविता का संविधान याद रखा तो मैं डिगा नहीं। पंकज जी, मैं ये खिड़कियों पर भी चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जो आपका कवि पक्ष है, मुझे लगता है उसको थोड़ा मुझे और खंगालना है। मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और आपने मंच की भी बात की। मेरे सुनने वालों के लिए आप कुछ तो गाकर सुनाइए अपनी कविता। जी, मैं आपको अपना हस्ताक्षर गीत ही सुनाता हूँ, और ये गीत 3 ही अवस्थाओं का है। उम्र की जो 3 अवस्थाएं हो सकती हैं उनका है, और इसकी प्रेरणा मुझे कुछ जीवन के उस पार्ट से मिली जहां पर हम कई सारे लोग होते हैं, कई बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम सोचते हैं कि ये शायद यूं ही लेटे हुए कुछ बड़बड़ा रहे हैं, हम नहीं समझ सकते, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में या उनकी अवचेतन अवस्था में वो क्या सोच रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, वो है। मैं आपको वो रखता हूँ। जब मैं तन्हा हो जाऊंगा, गुमनामी में खो जाऊंगा, दुनिया के बंधन टूटेंगे जब मेरे मुझसे रूठेंगे, तब मेरे दीवान से चुनकर कोई नज्म
सुनाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, क्या बात है। बोलो प्रीत निभाओगी क्या। है होठों पर गीत अभी तो, है होठों पर गीत अभी तो, जीवन में संगीत अभी तो, मैं गीतों का राजकुंवर भी, है बहू तेरे मीत अभी तो। लेकिन जब मिट जाएगा सब, अपना हाथ बढ़ाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या। क्या बात है। एक दिन ये मधुमास न होगा। ये जीवन की वो अवस्था है जिसमें से या तो हमारे साथ बहुत लोगों की होती है या होगी या उससे गुजर रहे होंगे। एक दिन ये मधुमास न होगा, मेरा होना खास न होगा, मैं सोया हूँ या जागा हूँ, दुनिया को एहसास न होगा, मौन तुम्हें मैं याद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा, तुम बन कर संवाद करूँगा, जब अंतिम बेला होगी तब तुमसे एक फरियाद करूँगा, तब मेरे संदेशे पाकर रुखसत करने आओगी क्या, बोलो प्रीत निभाओगी क्या, मुझसे मिलने आओगी क्या। वाह वाह पंकज जी, आपकी लेखनी जितनी सुंदर और जितनी उसमें अभिव्यक्ति है उसी को पूरक करता हुआ आपका गायन पक्ष है। बड़ा मीठा स्वर है। मीठा स्वर है और निश्चित रूप से मंच पे जब आप होते होंगे तो दर्शक और श्रोता उसका बहुत आनंद भी लेते होंगे। और सस्वर कविता का तो अपना अलग ही आनंद है जब संगीत जुड़ जाता है, जिससे किसी में जब कहते हैं ना मिठास जुड़ जाती है। और जब हम मिठास की बातें करते हैं तो हमें एक गीत भी याद आता है, तो क्यों ना सुन लेते हैं यहाँ पर ये गीत। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हट
कटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम मगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम मगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। बहुत ही सुरीला ये गीत था। और मैं वापस आती हूँ आपके जो कहानी संग्रह है खिड़कियां, जी। इस पर जी। तो इसकी कहानियां मैंने पढ़ी, ये कहानियां हमें जोड़ती हैं शहरों से भी और बिल्कुल अपनी मिट्टी से भी। बहुत मैं कहूँ कि गाँव से की पृष्ठभूमि की भी कहानियां लिखी है, और उतने ही सिद्धहस्त होकर आपने शहरों के भी जो मनोभाव है वहाँ के रहवासियों के वो भी पकड़े हैं। ये संतुलन कैसे बना है दोनों तरफ का, इसमें ये इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है जी। इसी साथ ही साथ आप जवाब दीजिएगा कि ये शीर्षक खिड़कियां, अपने आप में खिड़कियां, इस पर आपने कैसे विचार बनाया? खिड़कियां हमारे संग्रह का शीर्षक होगा। जी। इसमें जो खिड़कियां हैं दरअसल ये मन की खिड़की, और ये वो खिड़कियां हैं जो कभी बाहर नहीं खुलती। ये खिड़कियां बाहर की ओर नहीं खुलती हैं, ये खिड़कियां मन के अंदर खुलती हैं। और मन के अंदर की खुलने के कारण ही इसमें जो कहानियां हैं सब की सब वही हैं। इसमें जैसे कहानियां, एक कहानी है भाई भाई, वो 2 पीढ़ियों की कहानी है। एक पीढ़ी जो स्वतंत्रता से पहले की कभी रही होगी, वो 2 भाई, और फिर उनकी संतति, और कितना परिवर्तन आया वो है। एक कहानी है राजकुमारियां। देखिए यहाँ पर ये सनद रहे कि इसकी हर कहानी का या तो मैं खुद पात्र हूं, या मैंने उनको देखा है, या तो जीवित है, मेरे इर्द गिर्द है, या अब इस दुनिया में नहीं है तो उस पात्र से परिचित लोग मेरे आसपास हैं। तो इसमें कुछ कहानियां ऐसी हैं, जैसे एक कहानी है अम्मी। इस कहानी का पात्र मेरा ही एक कलीग होता था। इसी तरीके से
इसमें एक कहानी है बचपन की मोहब्बत। ये बात होगी 9th की, मैं 9वीं क्लास में था और हम लोग छुट्टियों में अपने घर बदायूं में बिसौली जाया करते थे। छत पे खड़े थे हम, तो छुट्टियों में जाते थे, तो एक लड़की थी, उसकी मुड़ेर हमसे थोड़ी ऊंची होती थी, तो वो अक्सर मेरे ही आने के टाइम पे वो छत पे आया करती थी। और थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि वो मुझे देखती है, तो हमें भी अच्छा लगता था कोई देखे हमको, तो हम भी देखने लगे। तो उसने एक दिन एक लव लेटर लिखा होगा, जो मुझे बाद में पता चला, और उसको एक कागज में लपेट के मेरी ओर फेंका। आंगन में वो मेरे पास आने की, उसकी स्पीड ज्यादा हो गई तो वो मेरे पास आने की बजाय वो आंगन में मेरी माँ सब्जी काट रही थी, उनके पास जाके पत्थर गिरा और वो कागज लहराता हुआ धीरे धीरे जा रहा था। तो एकदम से चौंके, अरे किसने फेंका, क्या फेंका? तो वो कागज देखा, उन्होंने उठा लिया। तो उसके बाद हम भागे, हम तो ऐसे हो गए जैसे कि हम तो थे ही नहीं छत पे। खैर थोड़ी देर बाद उस पर नाम उन्होंने पढ़ लिया लड़की का, वो जानती थी कौन है। उसके घर मुझे हाथ पकड़ के ले गई और बोली कि ये हो रहा तुम्हारी लड़की, ये है वो है। तो खैर वो एक बात की चीज है, लेकिन उस चिट्ठी में क्या लिखा था मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। और मैं सच बताऊं तो मैंने फिर तमाम उम्र उसको कैरी किया, उसकी भावनाएं जरूर रही होंगी, लेकिन मैंने फिर कैरी किया खुद में, अपने आप को मैं उसको लेके चला। उसमें लिखा था कि गाड़ी चले मोटर चले और चले ट्रैक्टर गाड़ी चले मोटर चले और चले ट्रैक्टर, और मेरा हीरो ऐसे चले जैसे चले एक्टर। क्या बात है, वाह क्या वाह बात है। तो फिर मैंने उस दिन के बाद से अपनी चाल में वो एक्टर वाली बात लाया, और मुझे कोई कहता है कि आपकी चाल बड़ी अच्छी है, तो मुझे वो लड़की याद आती है। इसकी हर कहानी को लिखने में, मतलब पूरी कहानियों को लिखने में 10 साल लगे हैं, करीब करीब 1 दशक लगा। इसलिए लगा, मैंने कभी कहानियों के अंत को बदलने की कोशिश नहीं की, उन कहानियों को जिया है। उन कहानियों को मैंने जिया, और हर कहानी को लिखते समय मैं खुद रोया हूं। क्यों? क्योंकि या तो मैं पात्र था तो मैंने अपनी कहानी लिखी है, या मैंने किसी की ऐसी कहानी सुनी है। मैंने इसमें क्रिएटिव फ्रीडम, जो एक कोट एंड कोट शब्द होता है एक लेखक के लिए, वो नहीं लिया। मैंने इसमें जो सच है वही लिखा। पंकज जी, जब शब्द उकेरते हैं कागज पर, वो कविता बनती है, कहानी बनती है, फिर वो उसके साथ जब तकनीक जुड़ती है तो वो कभी रंगमंच आता है, कभी टीवी आता है, कभी रेडियो आता है, लेकिन उसके बाद फिर आती है फिल्में। बिल्कुल। कभी ये मन में आया, आज तो आप रेडियो पर हैं और आप इतने प्रतिष्ठित चैनल से जुड़े हुए हैं, जी। टीवी पर भी आते हैं, तो लेकिन कभी मन में आया कि गीतों के माध्यम से कभी हिंदी सिनेमा की ओर भी रुख करूं? जी निश्चित तौर पे। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि मैंने अपने जीवन को कभी एक मंजिल नहीं माना। मैंने उसको छोटे छोटे पड़ाव में बांटा कि ये हो गया, अब मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं इसको आगे करूंगा। क्योंकि कई बार हम मंजिल सोच के एक रास्ते पर अगर सीधे चलते हैं तो हम शायद थक सकते हैं बीच में, लेकिन अगर हम छोटे छोटे पड़ावों में चले तो हमको गलियां दिख जाती हैं, यहाँ से जाएं, वहां से जाएं, इधर से निकलें, उधर से निकलें। मैं दिल्ली आया था, मेरा मन था कि मैं थिएटर करूंगा। मैं कोई पत्रकार बनने नहीं आया था, मैं कोई गीतकार या कवि बनने नहीं आया था, मैं थिएटर का सोच के आया था। मैं आया, लेकिन पता चला कि एडमिशन की प्रक्रिया बहुत बड़ी होती है। खैर इसके बाद क्या हुआ कि चूंकि मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया था, तो उसके माध्यम से मुझे दूरदर्शन पे एक प्रोग्राम आता था सुबह सवेरे, हमारी धड़कनों में रहता था वो कार्यक्रम, उसमें काम का अवसर मिला। मैं बनने आया था एक थिएटर आर्टिस्ट, मुझे गली मिली टीवी की, टीवी में मैंने काम किया तो मुझे फिर टीवी पे दिखने का अवसर मिला, तो मेरी वो प्यास वहां शांत हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ते बढ़ते अपने ज्यादातर सपनों को जो तय किए थे, अभी क्योंकि सपने अनंत होते हैं, वो तो मैंने पूरा किया है अभी तक। लेकिन हाँ, ये मेरा एक सपना है, ये मेरा एक ड्रीम है, और ये मेरी शायद आखिरी ख्वाहिश भी हो सकती है, क्योंकि मैं इसको ये मानता हूं कि मैं एक बार सिनेमा में अपने आप को एक लिरिक राइटर के तौर पे अपना नाम देखना चाहता हूं। वो मेरा नया ख्वाब जरूर है, क्योंकि एक ख्वाब की राह पकड़कर मैंने बोला था, तो मैं आज भी गलियां चुनता हूं और उन्हीं गलियों को लेके आगे बढ़ता हूं। और मैं कुछ भी लिखता हूं, चाहे वो मेरी कहानियां हो, चाहे मेरे वो गीत हों, वो यहीं से होते हैं, हमारे आपके बीच के पात्र होते हैं। छोटी सी एक लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैंने अपने गीत और अपनी कहानियां चुनी कैसे हैं। फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, फिरता है आवारा सा वो गलियां ताका करता है, किसकी खातिर जाने वो बूढ़ा छत पर झांका करता है। क्या बात है।
किसकी धानी चूंदर लेकर तारे टाका करता है। वाह। नाम किसी का ले ले के अक्सर चेहरा ढाका करता है। उससे पूछो जब भी तब वो बस इतना ही कहता है। प्यार कभी करता था जो लड़का वो अब भी अंदर रहता है। पंकज जी, आपने अभी जो अपना प्यारा गीत सुनाया, तो रेडियो एक ऐसी विधा है जिसमें शब्द के माध्यम से चित्र बनते हैं। तो निश्चित रूप से जो आप अभी कह रहे थे उससे तुरंत मेरे दिमाग में चित्र बनने शुरू हो गए, जिसके बारे में उस पात्र के बारे में। तो अपने मतलब शब्द में इतनी शक्ति अपने आप ही में होती है, और इतनी अच्छी बातें हो रही थी, हमें और बातें करने की इच्छा भी हो रही है, पर समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है। एक चीज और आपने बीच में बताई थी कि आप की जो कहानियां होती हैं वो अक्सर लोगों से प्रेरित होती हैं। तो हम आशा करते हैं कि इस मुलाकात में भी कुछ कहानी निकलेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। रश्मि जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूंगी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानियां भी चलेंगी, कहानीकार और कहानी लिखेगा, उसकी जो सोने की कलम है उससे बहुत सुंदर सुंदर सुनहरे गीत निकलेंगे। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको एक गीतकार के रूप में अगर हम देख पाएंगे सुनहरे पर्दे पर, फिर तो क्या ही बात। बहुत सारी शुभकामनाएं गोल्ड चैनल की तरफ से आपको पंकज शर्मा। आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो रचनात्मकता हमेशा बरकरार रहे, और आप ऐसे ही लिखते रहे और हमारे सुनने वालों को लुभाते रहे। मुझे मौका देने के लिए, इतने लोगों से बात कराने के लिए, इतने लोगों तक मेरी आवाज पहुंचाने के लिए रश्मि मैम आपका, अभिनय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तो अभी आपने सुनी एक खास बातचीत पत्रकार और लेखक श्री पंकज शर्मा से। रश्मि कुकरेती और अभिनय श्रीवास्तव जी थे साथ में। जानते हैं, एक एक शब्द जो आपने सुना, एक एक भाव, उसका एहसास अपने आप में बहुत मीठा था, और ये बता रहा था कि उनकी जो किताब आई है खिड़कियां, वो भी ऐसी ही होगी जिसमें बहुत कुछ हमें जीवन से जोड़ने को प्रेरित करेगा। ऐसा ही कुछ मर्म रहा होगा उसमें, और ऐसा ही मर्म उन शब्दों में उकेर कर वो ले आए हैं हमारे लिए, खिड़कियां। तो इसे पढ़िएगा। और अब शब्द संसार में आगे बात करते हैं बहुत सारे और लेखकों की। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या, एप्सिलॉन? मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? स्कूटी। आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना एमएसपी देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर, मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक तरह से देश के गरीबों को, देश की माताओं बहनों को, देश के नौजवानों को, देश के किसानों को मोदी की गारंटी है। मोदी सरकार की गारंटी, सबको मिलेगा अपना पक्का घर, कोई नहीं रहेगा भूखा, हर गरीब का मुफ्त इलाज, हर घर पहुंचेगा नल से जल, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई, किसानों को हर साल 6,000 रुपए। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की दिशा में
4 करोड़ पक्के घरों से हुआ सपना साकार। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन। 10 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन, 14 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में 2,60,000 ग्राम पंचायतों और 4,000 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच रही है। आइए हम सब इसका हिस्सा बने। देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले का तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है, कि तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं। मुस्कुराते प्यार का असर है हर कहीं, हम कहाँ है दिल किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं, किधर है कुछ खबर नहीं। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल धड़क धड़क के दे रहा है ये सदा, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं, तुम्हारे पास हूँ सदा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে। So welcome to
The folk music special. देखिए रेलिया तो उसको बैरन उसका सैया ले गई थी, लेकिन मालिनी बैरन हमरा दिलवाए ले गई हैं। क्या बात है। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सीएनजी की सेफ्टी के लिए मुझे क्या करना होगा? CNG is a very safe fuel, लेकिन सावधानियां हर गाड़ी में होनी चाहिए। उन सावधानियों को समझाने के लिए नेशनल सेफ्टी वीक के दौरान IGL CNG स्टेशंस पर सेफ्टी क्लिनिक चला रहे हैं। वहाँ वो सेफ्टी मेजर्स के बारे में कस्टमर्स को बता रहे हैं। और आज ये क्लिनिक है दिल्ली में RK पुरम सेक्टर 3, जेल रोड और द्वारका सेक्टर 17 CNG स्टेशंस पर। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी। बाबा हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना कितना वजन उठाते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, कड़ाके की ठंड से लड़ते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं बाबा। पर बाबा को मजबूत कौन बनाता है? मोदी जी। 1.5 गुना MSP देकर, किसान सम्मान का उपहार देकर, ऑनलाइन मंडियां खोलकर, फसल बीमा का कवरेज बढ़ाकर, नैनो यूरिया की बड़ी ताकत देकर, बीज से बाजार तक मजबूत कड़ी जोड़कर, मेरे बाबा मजबूत तो देश मजबूत। थैंक यू मोदी जी। सशक्त किसान, मोदी सरकार की गारंटी। आशीर्वाद दो दादाजी। आयुष्मान भव। दादी मैच खेलने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दो। आयुष्मान भव। दादा दादी हमें आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भवा कहते हैं, लेकिन दादा दादी को आयुष्मान कौन कहता है? हाँ, मोदी जी। आयुष्मान भारत कार्ड देकर किसी का घुटनों का, किसी की आँखों का ऑपरेशन कराकर, 5 लाख का मुफ्त इलाज कराकर, दादा दादी मजबूत तो परिवार मजबूत। थैंक यू मोदी जी। आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, मोदी सरकार की गारंटी। अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और यह है शब्द संसार। शब्द संसार में अगर हम नाम लें मिलन का, पथिक का, स्वप्न का, मानसी का, अन्वेषण का, हे प्रभु अन्नदाता का, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि हम आज बात कर रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी जी की, जो एक राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखने वाले कवि रहे। इसके अलावा उपन्यास, नाटक, आलोचना, हिंदी साहित्य का एक अग्रिम पक्ष जिसे हम बच्चों के लिए कहते हैं, यानी बालोपयोगी पुस्तकें की बात करें तो वो भी उनके नाम के साथ जुड़ा रहा। जानते हैं, उन्होंने जब भी लिखा वो हमेशा एक प्रेरणादायक संदर्भ बन गया, एक गीत बन गया और प्रार्थना के रूप में स्कूलों में भी गाया गया, जैसे हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए।
ऐसे महाकवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी, साहित्य जगत के एक चमकीले नक्षत्र। और उनकी और साधना की बात करें कि कैसी ये साहित्य साधना की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदी और संस्कृत में गहन अध्ययन किया और फिर ये जो अनुभव और ज्ञान की संचित पूंजी थी, इसे लेकर वो प्रयाग गए और वहीं उन्होंने उसे अपनी कर्मस्थली बनाया। और फिर ये जो काव्य कृतियां हैं, ये एक के बाद एक आती गई और आती भी गई। साथ ही जो शुद्ध भाषा थी, सहज खड़ी बोली थी, उसकी वजह से लोगों में भी बहुत लोकप्रिय होती रही। बात करें सोमनाथ ठाकुर की, तो ब्रजभाषा के छंद और बेमिसाल लोकगीतों के एक ऐसे रचनाकार जो बहुत ही सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व के रहे। एक ऐसे कवि जो पहले हिंदी के प्रसार के लिए भारत में रहे और उसके बाद मॉरिशस भेजे गए और उसके बाद अमेरिका चले गए। लौटने पर उत्तर प्रदेश को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया। उनकी मुख्य रचनाओं की बात करें तो अभियान, एक ऋचा पाटल को, चंदन और अबीर, लोकप्रिया, ब्रज छंदिमा, ये सब शामिल हैं। जानते हैं, जब ये भाव उनके अंदर से उमड़े, उस वक्त उनकी संवेदनशीलता बहुत ही सहज तरीके से बाहर आती रही। जो कुछ वो लिखते रहे उसे अपने मधुर कंठ से पढ़ते भी रहे और काव्य प्रेमियों में उस वजह से लोकप्रिय भी होते रहे। सहज और सरल वाणी में स्पष्ट कुछ भी लिख देते थे और सबको ऐसा लगता था जैसे शायद उन्हीं के लिए ही लिखा गया हो। बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले, जैसे भारतीय आत्मा पुरस्कार या काका हाथरसी द्वारा ब्रजभाषा पुरस्कार या राष्ट्र भाषा परिषद द्वारा महियसी महादेवी वर्मा पुरस्कार। ऐसे बहुत से पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। तो जब हम बात करते हैं साहित्य जगत की, तो साहित्य जगत दोस्तों एक ऐसी विधा लेकर आता है जो एक समुद्र की तरह होती है, जिसमें इतने अनगिनत मोती हैं। और जब वो अनगिनत मोती हम निकाल कर शब्द संसार में आपके लिए लेकर आते हैं, तो लगता है कि हर मोती ही अपने आप में बहुत नायाब है। हर मोती अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। उसका अपना एक इतिहास है, अपना एक वर्तमान है और एक भविष्य भी। और ऐसे ही जो भी साहित्यकार हमारे रहे, चाहे किसी भी भाषा में रहे हों, लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा वो ऐसा जो भूतकाल में जितना सशक्त था उतना ही आज भी है और हमेशा रहेगा। एक ऐसा मोड़ जिंदगी को दे देता है साहित्य हमारे, कि लगता है कि शायद हम जो जी रहे हैं उसमें कुछ कमी थी और वो कमी इस साहित्य को पढ़ने से पूरी हो गई। बात करें राम प्रसाद शर्मा महर्षि की, तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा। गजल संग्रह की बात करें तो नागफनियों से सजाई महफिलें, या प्रतिनिधि रचनाओं की बात करें तो उनका ये तो मजाक रहा हर किसी के साथ, या इरादा वही जो अटल बन गया है, या है भंवरे को जितना कमल का नशा। ऐसे बहुत सारे नाम। तो फिलहाल समय का अभाव है, नहीं तो बहुत सारी बातें और शब्द संसार में आपसे करते। फिलहाल ये सुनते हैं एक गीत आपके लिए और हमारे लिए और साहित्य की अलग अलग विधाओं के लिए, जो कोरे कागज पर उभर आती हैं और फिर ऐसा लगता है कि न जाने क्या क्या अपने में समेटे हुए हैं, और वो रहस्य एक के बाद एक खुलते जाते हैं जब उन्हें हम पढ़ते हैं। तो कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा
करता हूँ, टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, इस दिन सपनों में देखा करता हूँ, नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं, दूं मैं दुहाई। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं, दूं मैं दुहाई। कहूँ क्या मैं आगे, नेहा लागे, जीना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। तो फिलहाल इसी गीत के साथ आपको यहीं छोड़े जाते हैं। मुझे यानी पूनम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।